जरा सोचो, बस 50 दिन में आप अपनी आने वाली पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आप जिंदगी में जो कुछ चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक कम्प्लीटली सफेद रूम में 50 दिन गुजारने होंगे। मगर चीजें इतनी भी आसान नहीं है। कोई भी बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकता और ना ही कोई एंटरटेनमेंट कर सकता है। सिर्फ वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन वो इनाम के आने वाले पैसों से ट्रीट्स ले सकते हैं। आज का कपल माइक और केटी हैं, जो कि इसको एक आसान पैसे कमाने का तरीका समझते हैं। माइक को लगता है कि उनका बहुत ज्यादा नसीब अच्छा था जो उन्हें ये मौका मिला, और केटी उसे एक दूसरे चांस के तौर पर देखती है जो कि वो डिजर्व करती थी अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन वो ये भी कहती है कि शायद उन्हें पैसे बांट लेने चाहिए ताकि उनके लिए आसानी हो सके। उसका प्लान पैसे इन्वेस्ट करने का होता है, जो माइक को बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि वो अपना फ्यूचर पार्टीज करने, मजे लेने में देखता है, वो भी बिना पैसे की चिंता किए। जब एआई वॉइसेस रूल्स को याद करवाती हैं तो वो एरिया एक्सप्लोर करते हैं और नोटिस करते हैं कि जब इन्हें एमोक्लेट कहा गया था तो ये मजाक नहीं था। यहाँ पर सब कुछ सफेद है, सिर्फ एक बिस्तर और एक बेंच है। एक सिंपल बाथरूम है जिसमें एक टाइम में एक इंसान जा सकता है। एक लाल बटन है जो एग्जिट करने के लिए है। एक टच स्क्रीन जिसे ट्रीट मांगी जा सकती है और एक बड़ा क्लॉक जो एग्जिट के डोर के ऊपर लगा है, जो उनके एक्सपेरिमेंट के टाइम का काउंटडाउन दिखाता है। उनका डेली का खाना न्यूट्रिशन की जरूरियात को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो सिर्फ एक सफेद शेक होता है जो एक सफेद कार्टून में आता है। रूम में ऑटोमेटिक लाइट्स हैं जो दिन के हिसाब से बदलती रहती हैं और उनसे सुबह, दोपहर और रात के सिग्नल्स आते हैं ताकि उन्हें पता चले कि कब सोना है। टच स्क्रीन से अलार्म भी सेट किया जा सकता है। माइक इसको एक वोकेशन की तरह लेना चाहता है और देर तक सोना चाहता है, लेकिन केटी एक अर्ली अलार्म सेट करती है ताकि रूटीन मेंटेन रहे। पहली रात जब वो दोनों बेड पर जाते हैं, माइक केटी के साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन केटी को डर होता है कि शायद प्रोफेसर उन्हें देख रहा है। माइक के जोर देने पर वो चुपके से कवर्स के नीचे इंटिमेट हो जाते हैं। सुबह केटी मिरर के सामने जाकर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलती है ताकि वो मोटिवेट रहे और अपने गोल्स को याद रखे। दोनों शावर करने के बाद कपड़े बाथरूम की लॉन्ड्री में डाल देते हैं, जिसके बदले उन्हें प्लेन पजामास मिलते हैं जो कम से कम थोड़े कलरफुल होते हैं। अपने आप को बिजी रखने के लिए केटी ये समझने की कोशिश करती है कि वयान ये एक्सपेरिमेंट आखिर कर क्यों रहा है। माइक बताता है कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें वयान का एक पहले का एक्सपेरिमेंट था जो कि एक ब्लू कॉलर फैमिली को एक ट्रेजेडी में बदल देता है। कोई नहीं जानता कि वयान ये सब क्यों कर रहा है, सिर्फ इतना पता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और उसे लोगों को अजीब सी सिचुएशंस में डालना बहुत पसंद है क्योंकि वो ह्यूमन कंडीशन से बहुत फैसिनेटेड है। अपने आप को एंटरटेन रखना सोचने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। केटी मेडिटेशन करती है जबकि माइक सिर्फ क्लॉक को ही घूरता रहता है। वो अपनी आर्ट स्कूल नॉलेज को यूज करते हुए सफेद रंग का मतलब यहाँ ब्रश करने की सही डायरेक्शन के टॉपिक्स पर साइकोलॉजिकल बातें करने लग जाता है। केटी हमेशा उसे याद दिलाती है कि क्लॉक को ना देखे और सिर्फ इनाम पर ध्यान दे, लेकिन जब माइक ठीक से सो नहीं पाता तो पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। केटी अपनी अफर्मेशन रूटीन और बेड बनाने का काम मेंटेन करती रहती है और वो माइक का मूड अच्छा रखने की भी बहुत कोशिश करती है। जब केटी मेडिटेशन करती है तो माइक रनिंग करके एक्सरसाइज करता है। दोनों मिलकर हाथ ताली वाले गेम्स, मार्को पोलो या डांस करते हैं। जब भी वो अपने गंदे पजामाज उतारते हैं तो उन्हें बिल्कुल वैसे ही नए पजामाज दिए जाते हैं। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, तब कुछ अलग होता है। माइक एक छोटा सा कीड़ा देख लेता है जो कि किसी तरह रूम के अंदर आ गया है। वो उसके साथ बेबी टॉक करता है और उसके साथ शेक खेलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर कुछ ड्रॉप गिराता है, एआई वॉइस उसे याद दिलाता है कि खाना सिर्फ कंटेस्टेंट्स की कंजप्शन के लिए है। माइक चिंता करता है कि ये छोटा सा कीड़ा यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे बाहर जाने का कोई तरीका बताया जाए। वो ये प्रोमिस करता है कि वो खुद नहीं जाना चाहता। केटी उसे समझाती है कि एआई की आवाज जो स्पीकर से आती है वो दो तरफा नहीं है क्योंकि उसने पहले ट्राई कर लिया था। ये सुनकर माइक डिसाइड करता है कि वो बटन दबाएगा ताकि दरवाजा खुल सके। इस बात पर दोनों की बहस हो जाती है क्योंकि केटी को यकीन है कि बटन दबाने से वो हार जाएंगे, चाहे माइक सच में बाहर जाए या किसी स्टूपिड कीड़े के लिए वो अपना हाथ बाहर निकाले। कीड़े को नीचे रखने के बाद माइक केटी से कहता है कि वो भी तो एक जाति है और केटी में तो कोई दया ही नहीं है। इस बात पर केटी उसके ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो सिर्फ इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है क्योंकि वो वेगन है, और केटी नहीं। जैसे जैसे बहस तेज होती है, केटी आखिरकार सच बोल देती है कि उसके हिसाब से माइक सिर्फ इसलिए वेगन है क्योंकि वो अपने अमीर बाप का गुस्सा दिलाना चाहता है। माइक को उसके फादर ने सब कुछ दिया था, इसलिए उसने कभी कोई तकलीफ नहीं देखी और अब वो एक आर्टिस्टी स्ट्रीट क्रीड के लिए ऐसा करता है। केटी इस बात से बचने के लिए चलने लगती है, लेकिन उसका पैर कीड़े पर आ जाता है। जब वो सॉरी बोलती है तो कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो माइक यकीन नहीं कर पाता। वो पूरा दिन एक कोने में उदास बैठा रहता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ऐसा करना अच्छा नहीं है क्योंकि हर एक कंटेस्टेंट 2 ट्रीट्स ले सकता है। माइक एक ट्रीट लेने का सोचता है, चाहे उसके इनाम में से $1 लाख ही क्यों ना कट कर लिए जाए।
केटी इस बात पर एग्री नहीं करती, लेकिन माइक को उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। ट्रीट एक सिंपल ग्रीन क्रेयॉन होता है, ये ज्यादा नहीं होता, लेकिन अब कम से कम माइक दीवार पर अपनी आर्ट बना सकता है। जब केटी उसे देख रही होती है तो वो उसे अपनी तस्वीर बनाने के लिए कहती है। माइक मान जाता है, लेकिन वो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने से इनकार करता है क्योंकि उसे ये बोरिंग लगता है। ये सुनकर केटी का मन खत्म हो जाता है और वो एक मॉडल बनने के लिए तैयार नहीं होती। माइक क्रेयॉन यूज करता रहता है जब तक कि खत्म नहीं हो जाता, और जब उसने बाथरूम के टॉवल पर ग्रीन स्टेन छोड़ दिए तो केटी उससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बाद में केटी अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और मानती है कि एक्सपेरिमेंट उसकी सोच से ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कम से कम सिर्फ 20 दिन बचे हैं। दिन बोर होने लगते हैं, लेकिन एक सुबह केटी बाथरूम में जाके देखती है, वहाँ एक बंदूक रखी हुई होती है। दोनों इतना ज्यादा डर जाते हैं कि उनमें ये चेक करने की भी हिम्मत नहीं होती कि ये लोडेड भी है कि नहीं। उसकी मौजूदगी एक अजीब सी डरावनी फीलिंग देती है, इसीलिए वो उसे एक बेड के नीचे छुपा देते हैं, क्योंकि एआई के रूल्स के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जो कपड़े नहीं है लॉन्ड्री में नहीं डाल सकते। कुछ देर बाद उन्हें फाइनली एक रिवॉर्ड मिलता है, कनेक्ट टाइम, जिसमें उनके लव्ड वंस को मैसेजेस भिजाए जाएंगे। माइक को अपनी बहन का मैसेज मिलता है जो उसे बताती है कि वो और उनके पेरेंट्स कैसे हैं, लेकिन वो अब ये भी सोचती है कि माइक और केटी अब साथ नहीं है। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश होता है, लेकिन केटी अपना मैसेज नहीं सुनना चाहती। जब स्क्रीन उसके डैड का वीडियो दिखाना शुरू करती है जो कि अब सड़कों से हटकर एक होमलेस शेल्टर में रह रहे हैं, तो केटी पैनिक कर जाती है। वो वीडियो बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये रुकता है तो वो बाथरूम के पर्दे के पीछे छुप जाती है और रोने लगती है। माइक उससे संभालने आता है। उस रात केटी माइक को कस के पकड़कर सोती है। अगले दिन जब अलार्म बजता है तो वो उठती नहीं है और पूरा दिन बेड पर लेटी रहती है, डिप्रेशन में चली जाती है। जब माइक उसे समझाने की कोशिश करता है तो केटी उसे बताती है कि उसने उसके फादर को सालों से नहीं देखा और माइक से झूठ बोला कि उसका बाप कौन है। वो शर्मिंदा थी। उसके फादर ने शराब में घर, उसकी स्कूल की फीस और उसका नॉर्मल जिंदगी जीने का सपना बर्बाद कर दिया था। अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन केटी बेड से उठने का नाम नहीं लेती, जबकि माइक नए तरीके ढूंढने की कोशिश करता है जिससे वो अपने आप को बिजी रख सके। वो अपनी ड्राइंग्स को अपनी उंगलियों से स्मच करके नए डिजाइन बनाता है, या फिर एक्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए पजामास के लेबल्स को अलग अलग इमोशंस में पढ़ने की कोशिश करता है। वो केटी को हंसाने के लिए खाने पर मजाक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में वो उसके पास ही सो जाता है ताकि शायद उसे आराम मिले, लेकिन जब ये भी काम नहीं करता तो वो कभी कभी फर्श पर ही सो जाता है ताकि थोड़ा अलग लगे। एक सुबह वो केटी को एक ट्रीट लेने के लिए मनाता है, लेकिन वो पैसे खोकर ट्रीट लेने के लिए तैयार नहीं होती। माइक की फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है और वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो ये और सब झेल सकता है। ये सुनकर केटी को एक मोटिवेशन मिलती है और वो फाइनली बेड से उठ जाती है। शॉवर लेने से पहले वो माइक से कहती है कि वो अपना दूसरा ट्रीट ले ले, चाहे इसमें उसका $250,000 चला जाएगा। माइक ऐसा ही करता है, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि जब दरवाजा खुलता है तो एक नंगी लड़की सिमोन अंदर आ जाती है। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है जो एक गिग के लिए पैसा ले रही थी, जिसमें उसे NDA साइन करने पड़ते हैं। उसका एजेंट उसे कहता है कि वो 1 महीने के लिए बुक्ड थी, लेकिन शायद सिर्फ 24 घंटे यहाँ पर रहेगी। केटी को उसका होना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो माइक से कहती है कि वो सिमोने को अपनी टी-शर्ट दे ताकि वो अपना थोड़ा ढक सके। सिमोने माइक की आर्ट को देखती है और तारीफ करती है, ताकि वो उसके इन्फ्लुएंसेस को भी पहचान लेती है। ये देखकर केटी और भी गुस्से में आ जाती है। रात होने पर माइक सजेस्ट करता है कि वो फर्श पर सोएगा, जबकि सिमोने और केटी बेड शेयर कर सकते हैं। सिमोने कहती है कि वो जाग कर रात भर देखभाल करेगी जब तक दोनों सो रहे होते हैं। केटी उनकी तमीज वाली कोशिश से इरिटेट हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो सभी इस बेड को शेयर कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो बीच में सोएगी। उस रात केटी को नींद नहीं आती। सुबह जब वो उठती है तो उसे बेड पर सिमोने नहीं मिलती और लगता है कि जैसे वो जा चुकी है, लेकिन असल में वो वॉशरूम में गई होती है। ज्यादा बर्दाश्त ना कर पाते हुए केटी एक ट्रीट लेने का फैसला करती है और उसे एक छोटी सी डब्बी मिलती है जिसमें 3 फन कैंडीज होती हैं। वो तुरंत एक खा लेती है और एक सिमोने को ऑफर करती है। माइक पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिर वो भी एक ले लेता है। तीनों मिलकर रूम में नाचने और मस्तियां करने लगते हैं। वो ग्रुप किसिस भी शेयर करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद माइक एक बैड ट्रिप से गुजरने लगता है। उसे हर जगह खून दिखने लगता है और सपने में भी वो खुद को पानी के अंदर देखता है जहाँ उसका छोटा भाई उसके साथ गिर रहा होता है। सिमोने और केटी उसे वापस रियलिटी में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइक पैनिक कर रहा होता है और बार बार चिल्ला रहा होता है कि उसे यहाँ से निकलना है। वो कुछ शॉन और डूबने के बारे में बोलता है। केटी उसे जबरदस्ती बेड पर लेकर जाती है और संभालती है जब तक कि वो सो नहीं जाता। बेड में सिमोन केटी से पूछती है कि माइक क्या कह रहा है। केटी उसे बताती है कि माइक का छोटा भाई शॉन उनके घर के पूल में डूब गया था, जबकि उस समय माइक उनके देखभाल कर रहा था। ये गिल्ट आज तक उसे सताता है। उस दिन माइक ने नशा किया हुआ था जो इस दुख को और बड़ा
बना देता है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि आज माइक कैंडीज लेने में इतना हेजिटेट क्यों कर रहा था। सिमोन पूछती है कि केटी और माइक की मुलाकात कैसे हुई। केटी प्यार भरी यादों में खो जाती है और बताती है कि एक बार बारिश में उसके पास अम्ब्रेला नहीं थी। तब माइक उसके पास आया और उसने कहा कि वो सारे बॉन्ड अपने हाथ में पकड़ लेगा ताकि केटी भीगे ना। जब माइक उठता है तो सिमोन बताती है कि उसने उसके बचपन में ही माँ को खो दिया था। ये बात सुनकर माइक और सिमोन दोनों एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं क्योंकि उन दोनों ने भी किसी न किसी अपने को खोया था। सिमोन उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि उसे तसल्ली दे सके। ये देखकर केटी घबरा जाती है और सोचती है कि सिमोन उसका बॉयफ्रेंड छीनना चाहती है। सिमोन उसका सच सामने लाती है और कहती है कि केटी इनसिक्योर है, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट करती है। इस बात पर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। माइक चिल्लाता है कि दोनों लड़ना बंद करें और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। केटी माफी मांगने की कोशिश करती है और मानती है कि जो उसने देखा शायद उसका कोई और मतलब नहीं था, लेकिन सिमोन आग और बढ़ा देती है, ये कहकर के शायद था भी। अगली सुबह माइक ठीक महसूस नहीं कर रहा होता, लेकिन केटी दूसरी चीजों पर ध्यान देती है। सिमोन अब गायब हो चुकी है, लेकिन दीवार पर एक ग्रीन क्रेयॉन से एक मैसेज लिखा होता है जो माइक को थैंक्स बोल रहा होता है, एक वाइल्ड रात के लिए। केटी ये देखकर घबरा जाती है और माइक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती, जो उसे समझाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब बिल्कुल उस बंदूक की तरह है जो उस रूम में उनके परेशान करने के लिए रखी गई थी। गुस्से में केटी माइक को जोर से धक्का दे देती है, जिस वजह से उसका सर जोर से टकरा जाता है और खून निकलने लगता है। माइक उससे दूर हट जाता है और याद दिलाता है कि उसने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। जब केटी न्यूयॉर्क चली गई थी तब उसने अपने रिच दोस्तों से दूरी बना ली, सिर्फ इसलिए ताकि केटी को अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। उसने कॉलेज भी छोड़ दिया ताकि जब केटी डिप्रेशन में थी तो वो उसके साथ रह सके, लेकिन इसके बदले में उसे सिर्फ जलन मिली। केटी रोते हुए लगातार माफी मांगती है, लेकिन उनकी बात बीच में रुक जाती है। जब माइक चक्कर महसूस करता है, उसे लगता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन केटी उसके लिए सिर्फ एक मील शेक ले आती है ताकि उसकी बॉडी में शुगर लेवल ठीक हो जाए और एक टॉवल से उसका खून साफ करती है। वो उसे याद दिलाती है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि मेडिकल इंटरवेंशन अलाउड नहीं है। माइक ये सुनकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या केटी सच में उसकी परवाह भी नहीं करती। उसकी चोट गहरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे डर लगता है कि अगर ये ज्यादा बुरी है तो केटी उसे सिर्फ पैसे के लिए मार देना चाहती है। इस जगह ने उनका क्या हाल कर दिया। माइक डिसाइड करता है कि ये पैसे उनके टूटे हुए रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते। वो रूम छोड़ने का फैसला करता है और केटी को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन केटी मना कर देती है। वो कहती है कि माइक के लिए ऐसा बोलना आसान है क्योंकि उसके पास हमेशा से पैसा था। वो बंदूक निकाल लेती है और उसे धमकी देने की कोशिश करती है ताकि वो रूम ना छोड़े, लेकिन माइक उसकी बात इग्नोर करता है और बटन दबा देता है। वो जीत हासिल करने के कुछ ही दिन पहले रूम को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद केटी बस लेटी रहती है और शॉवर में घबराहट से रोती रहती है, लेकिन जब वो दीवार पर वो बारिश वाली ड्राइंग देखती है तो उसे कुछ सूझता है। वो बटन की तरफ बढ़ती है और सिर्फ 2 दिन बचे होने के बावजूद सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। कई महीने बाद एक सिग्नल आता है जिसमें माइक जॉगिंग कर रहा होता है और उसकी नजर एक बिल्डिंग से बाहर निकलती केटी पर पड़ती है। रूम के बाद दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। वो साथ चलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। माइक उससे पूछता है कि क्या उसने भी रूम छोड़ दिया था या वो जीत गई थी, लेकिन केटी इस सवाल का जवाब टाल देती है। लेकिन कम से कम वो उससे माफी मांग लेती है जो कुछ भी उसने किया था। जब दोनों चलकर दूर जा रहे होते हैं तो वो बिल्डिंग दरअसल एक होमलेस शेल्टर होता है। उसके सामने एक प्लॉज लगी होती है जो कि कहती है कि अनोनिमस डोनेशन से एक नए किचन का निर्माण हो सकता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि केटी ने भी रूम छोड़ा था या नहीं। अगर आप लोगों को मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।